Hello students, good morning all of you and welcome again to our physics class. Students, today we are going to perform on the article. That article is refraction from rare to denser medium for concave spherical refracting surface. Last time we have studied about the spherical refracting surface and today we are going to perform on that article. We have a concave shaped, ठीक है, shaped refracting spherical refracting surface. हमने concave इसको कहा which is concave towards the rear medium. जो rear medium की तरफ concave होगा उसको हम क्या बोलते हैं? concave spherical refracting surface हम उसको बोलते हैं. तो बच्चा लोग आज हम जो काम करने वाले हैं वो काम है हमारे सामने रिफ्रैक्शन को स्टडी करना है फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम. ठीक है, रिफ्रैक्शन को हम स्टडी करेंगे फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम. डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2 एंड रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कितना? μ1 के बराबर. ठीक है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है जो प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई करता है. वो अजम्पशन सारी की सारी याद कर लो जो आपने पहले लिखी थी कि ऑब्जेक्ट मस्ट बी ए पॉइंट ऑन एंड लाई ऑन प्रिंसिपल एक्सिस. ऑब्जेक्ट हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट होना चाहिए, पॉइंट ऑब्जेक्ट होना चाहिए एंड must lie on principal axis, must lie on principal axis, principal axis. and angles आपके जितने भी बने, angles जितने भी बने वो सारे के सारे small angles होने चाहिए. ठीक है, एक आपको पोल से मेजर करने हैं. all distances should be measured from pole. Aperture must be small. एंगल स्मॉल होने चाहिए. ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट होना चाहिए, प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई करना चाहिए. ये सारी की सारी बातें जब आपको कॉन्सेप्ट करना है तब आपको याद होनी चाहिए. मैंने कहा था कि 7 कॉन्सेप्ट्स ऐसे करने हैं हमें जो इस बात पे बेस होके वर्क करेंगे. तो यानी कि जब भी आपके सामने कॉन्सेप्ट आता है, जब भी आपके सामने कॉन्सेप्ट बनता है तो ये बातें, ऑब्जेक्ट मस्ट बी पॉइंट ऑब्जेक्ट, लाई ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, एंगल्स जितने भी बने वो छोटे छोटे एंगल होने चाहिए, मेजरमेंट सारी की सारी आपको पोल से करनी है और अपर्चर स्मॉल लेना है. अगर आप इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस ऑफ लाइट वर्क कर रहे हैं तो वैल्यूज आपकी पॉजिटिव रहेंगी, अदरवाइज आपकी वैल्यूज नेगेटिव रहने वाले हैं. ठीक है, तो आज हमारा जो आर्टिकल है दैट आर्टिकल इज रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम एट कॉनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस. बच्चा पार्टी, कॉनकेव शेप वी आर गोइंग टू यूज. हमारे पास जो शेप है दैट शेप इज कॉनकेव एक्चुअली, है ना. तो कॉनकेव शेप का क्या मतलब होता है? विच इज कॉनकेव टुवर्ड्स द रेयर मीडियम. अब ऑब्जेक्ट हमारा कैसा है? पॉइंट ऑब्जेक्ट है और एंगल कितने बनाने हैं? जितने भी एंगल्स बनाने हैं वो स्मॉल बनाने हैं. तो एक करो आप नॉर्मल इंसिडेंस लाइट का. लाइट अपने नॉर्मल इंसिडेंस में अपने पाथ से डेविएट नहीं होगी. ये नॉर्मल इंसिडेंस है, लाइट सीधी की सीधी चलेगी ऐसे. और एक करना है ऑब्लिक इंसिडेंस, लेकिन एंगल क्या होना चाहिए? एंगल स्मॉल होना चाहिए. ये मान लीजिए आपने ऑब्लिक इंसिडेंस किया. जहां इंसिडेंस होता है वहां आपको नॉर्मल ड्रॉप करना पड़ेगा और नॉर्मल हमेशा जहां पे मिलता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है. यानी कि नॉर्मल अगर आप ड्रॉ करते हो यहां से, मान लीजिए आपने कुछ इस तरह से नॉर्मल ड्रॉप कर दिया यहां पे ऐसे, ये आपका बना क्या? ये आपने बना दिया इसको, आपने कहा कि दिस इज द नॉर्मल. और नॉर्मल जहां पे मिला वो क्या कहलाया? सेंटर ऑफ कर्वेचर. दैट इज सी बी द सेंटर ऑफ कर्वेचर. अब देखो बच्चों, जब लाइट रेयर से डेंसर मीडियम के अंदर जाएगी तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी. उसे जाना कहां चाहिए था? उसे जाना चाहिए था इसके अलाउंग. और वो जाएगी कहां? जाएगी इसके अलाउंग. मतलब वो बैंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल. मतलब आपके पास कुछ इस तरह से रे जाएगी इस डायरेक्शन में, है ना. वो बैंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल. तो इमेज कहां बन रही है? क्या वो प्रिंसिपल एक्सिस को कहीं पे मिल रही है? नहीं मिल रही. तो
इमेज कैसे हम लेंगे, आप इसको पीछे बढ़ा दीजिए और जहां ये प्रिंसिपल एक्सिस पे मिल रहा है वहां पे वर्चुअल इमेज आपको मिल जाएगा, ठीक है, इसी की डायरेक्शन में। तो यानी कि यहां पे क्या बनेगा, वर्चुअल इमेज। देखो बच्चों, हमने क्या कहा कि हमारे पास इंसिडेंट रे है ओ, ए पे इंसिडेंस हुआ है, इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एंगल आपको मैं डार्क करके दे देता हूं, ये पूरा दैट इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये देखो बच्चों, ये जो कंप्लीट है ना दैट इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। अब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्टेड रे जो एंगल बनाएगी दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किसके बराबर है, इसकी चोंच देखो कहां पे मिल रही है, ये देखो और ये देखो, यानी कि ये कितना है आपके पास, ये यहां पे मैं रेड पेन से डार्क करता जा रहा हूं, ये केवल इतना ये है आर के बराबर, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल आपके सामने बन चुके हैं, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखो भाई, आप ए पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करो, दिस इज द पॉइंट ए, एक्चुअली अप्लाई स्नेल्स लॉ एट ए, अप्लाई स्नेल्स लॉ एट ए, अप्लाई स्नेल्स लॉ एट ए, ए पे जाके आप स्नेल्स लॉ अप्लाई कर दो। ए पे जाके जब आप स्नेल्स लॉ अप्लाई करोगे, आपको मेरी ख्याल से डायग्राम में बहुत ही तरीके से क्लियर हो गया है, आई भी और आर भी बहुत अच्छे से दिख रहा है, ठीक है। जब आप ए पे जाके स्नेल्स लॉ अप्लाई करोगे तो आप देखोगे कि रे कहां से आ रही है, ओ से आ रही है। ओ किस मीडियम में लाई करता है, उस मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखो यहां पे μ1 इनटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज आई। दूसरे मीडियम में घुस जाओ, μ2, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है r, तो लिखो साइन r, μ2 इनटू साइन r। अब देखो भाई बच्चों, आपने कहा है, आपकी जंक्शन है कि एंगल्स जितने भी बने वो कैसे होने चाहिए, स्मॉल होने चाहिए। एज एंगल्स आर स्मॉल, एंगल्स आर स्मॉल, एंगल्स स्मॉल हैं तो इसका मतलब है कि साइन आई इज नियरली इक्वल टू आई एंड साइन आर इज नियरली इक्वल टू किसके, आर के। सो μ1 इंटू साइन आई की जगह पे आई इज इक्वल टू μ2 इंटू आर की जगह पे सीधा आर। ये हमारी इक्वेशन बन गई कल की तरह, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। कल जो मैंने कॉन्सेप्ट किया था, आपको करवाया था, मैं उसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करता जा रहा हूं यहां पे, ठीक है बच्चों। ध्यान रहे ये बात कि मैं कल वाला कॉन्सेप्ट डिट्टो कॉपी कर रहा हूं यहां पे, तो ये बात आप याद रखिए कि अगर कल का कॉन्सेप्ट आपने बहुत ही अच्छा प्रिपेयर कर रखा है तो इसका मतलब है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली इस कॉन्सेप्ट में। हाँ, अगर कल का कॉन्सेप्ट में थोड़ी भी गड़बड़ है तो आज उसको सुधारने का टाइम है आपके सामने, ठीक है, आप उसको कवर कर सकते हो अगर आप लोगों ने आज मेरे साथ साथ काम किया तो। मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, ये बात बहुत ही ध्यान से सुन लो। अब देखो बेटा, कल भी मैंने यही बात कही थी कि ऑब्जेक्ट का एंगल आपको लेना है अल्फा, इमेज का एंगल आपको लेना है बीटा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर का एंगल हमेशा लेना है आपको गामा। आपके पास अल्फा, बीटा और गामा मानने के यही ऑप्शन होते हैं। अब आपको क्या करना है कि ड्रॉप द नॉर्मल फ्रॉम ए, ड्रॉप द नॉर्मल फ्रॉम ए, ए पॉइंट से नॉर्मल ड्रॉप करना है प्रिंसिपल एक्सिस पे, यानी कि यहां से आपने नॉर्मल ड्रॉप कर दिया ये, और ये आपको दिख रहा है कि m लाइज वेरी क्लोज टू किसके, p के, और ये पूरा एंगल कितना है भाई, i के बराबर है, यहां पे लिखा,
ठीक है, ड्रॉप द नॉर्मल फ्रॉम ए सच दैट m lies very close to p, very close to p, है ना, very close to p। ठीक है जी, आपने नॉर्मल ड्रॉप कर दिया जी। अब इस नॉर्मल का फायदा मैं कहां पे उठाऊंगा, एंगल की वैल्यू निकालने के। अब एंगल की वैल्यू मैं कब निकालूंगा, क्यों निकालूंगा, अगर मैं आई वाले एंगल को देखूं, भाई अल्फा बीटा गामा आपने लिखे तो ऐसे तो लिखे नहीं होंगे, आपने कॉन्सेप्ट लगाने के लिए लिखे। कॉन्सेप्ट आप कौन सा लगाओगे, आप कॉन्सेप्ट लगाओगे सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर अपोजिट एंगल। एज यहां पे स्टार्ट करता हूं, एज तो यहां से अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकाल के रख लेते हैं पहले। तो अल्फा होगा आपके पास एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क है आपके पास एम, रेडियस बनेगा एमओ। इसी तरह से बीटा, बीटा एम अपॉन एम आई, और गामा एम अपॉन एम सी, एम अपॉन एम सी। अच्छा, अब मुझे क्या निकालना है, मुझे आई और आर की वैल्यू निकालनी है यूजिंग द कॉन्सेप्ट, दैट कॉन्सेप्ट इज सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर अपोजिट एंगल। मेरे को कॉन्सेप्ट यूज करना है, दैट कॉन्सेप्ट इज सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर अपोजिट एंगल। एज सम ऑफ टू इंटीरियर angles of a triangle is equal to exterior opposite angle। ठीक है ना भाई, sum of two interior angles of a triangle is equal to exterior opposite angle। अब देखो भाई आई वाला देखो, आई पे जाओ, एंगल आई को देखो ध्यान से। एंगल आई को अगर ध्यान से देखूं तो उसकी आर्क एक यहां पे कट करती है, एक यहां पे कट करती है। अगर मैं पीछे बढ़ाऊं तो एक सी पे जाके मिलती है, एक ओ पे जाके मिलती है। तो ट्राइंगल बनी मेरे पास इन ट्राइंगल ए ओ सी। ए ओ सी में दो अंदर के एंगल देख लो, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। अंदर के एंगल मुझे दिख रहे हैं आई प्लस अल्फा, ए ओ सी में इज इक्वल टू गामा। तो यहां से I इज इक्वल टू आ गया हमारे पास गामा माइनस अल्फा, ये I की वैल्यू आ गई। अब R के लिए ट्राइंगल देखो, R की जो आर्क है, ये आर्क है, इस आर्क को यहां तक बढ़ाओ I पे मिली, ये आर्क यहां तक बढ़ाओ C पे मिली, पीछे बढ़ाओ A पे मिली। तो इन ट्राइंगल AIC, इन ट्राइंगल AIC, AIC ट्राइंगल में चले जाओ, अंदर के दो एंगल देखो, अंदर के दो एंगल हैं आर प्लस बीटा, एक्सटीरियर अपोजिट एंगल है गामा। तो आर की वैल्यू जो बनी वो बनी गामा माइनस बीटा, वो वैल्यू बनी गामा माइनस बीटा। अब आई और आर की जो दोनों वैल्यूज हैं ये पुट कर दो, पुट इन वन, पुट इन वन, वन में पुट करो भाई। वन में पुट करते ही म्यू वन इंटू आई, आई की वैल्यू है गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू म्यू टू इंटू आर, म्यू टू इंटू आर मतलब गामा माइनस बीटा, गामा माइनस बीटा। देखो बच्चों, स्टेप टू स्टेप आप समझते जाओ, आपका कॉन्सेप्ट आपके टिप्स पे आ जाएगा। ठीक है, ये बात मेरी लिखवा लो मुझसे। ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट आपके टिप्स पे होगा अगर आप स्टेप टू स्टेप सॉल्व कर रहे हैं कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो अब देखो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू तो है हमारे पास, तो गामा की वैल्यू रखो यहां पे। गामा की वैल्यू है am अपॉन mc, अल्फा am अपॉन mo इज इक्वल टू म्यू टू गामा am और माइनस बीटा am mi, है ना। तो am 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 सभी में कैंसिल हो जाता है, am 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 am। नाउ m lies close to p, m lies
lies close to P. Close to P. So MC is nearly equal to PC. पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस क्या कहलाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट इज -r. अच्छा, PO पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, दैट इज इक्वल टू MO, दैट इज इक्वल टू PO minus U. एंड लास्ट वन इज POPI, यानी कि MI is nearly equal to PI, that is equal to PI पोल से इमेज का डिस्टेंस -V. यानी कि MC की वैल्यू -R, PO की वैल्यू या MO की वैल्यू -U और PI की वैल्यू -V. ये वैल्यूज आपको यहां पे रखनी है और रख के सॉल्व कर लेना. चलो, ये जो जगह खाली पड़ी है हमारी, इस जगह में हम ये काम करेंगे. देखो कैसे, देखो भाई, वैल्यूज पुट करना है आपको. ये सारी की सारी वैल्यू यहां रखनी है. तो μ1 इंटू 1 अपॉन MC इज इक्वल टू -R, -1 अपॉन MO माइनस U इज इक्वल टू μ2 इंटू 1 अपॉन MC is -R, -1 अपॉन MI माइनस V. तो यह आपके पास बन जाएगा बच्चों μ1 अपॉन -R, इसको इधर ले आओ, प्लस μ2 बाय R इज इक्वल टू μ2 बाय V, माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस μ1 बाय U. 1 बाय R कॉमन है भाई, अंदर बचेगा μ2 माइनस μ1, दैट इज इक्वल टू μ2 बाय V माइनस μ1 बाय U. दिस इज द फाइनल रिलेशन एक्चुअली. ठीक है, ये हमारा फाइनल रिजल्ट है जो हमने यहाँ पे परफॉर्म किया. ठीक है, तो आप ये बात याद रखिए, ये हमारा फाइनल रिजल्ट था. अब आप लोग अपनी अटेंडेंस बोल दीजिए, क्योंकि जो बच्चे लेट थे वो भी आ चुके हैं अब. ठीक है, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, आई थिंक, है ना. तो अब आप अपनी अटेंडेंस बोल दीजिए बच्चों, दिल से और ईमानदारी से. ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपकी अटेंडेंस मार्क कर देता हूं, आप टेंशन ना लो. ठीक है, और साथ साथ जिन बच्चों ने कॉन्सेप्ट को नोट डाउन नहीं किया वो नोट डाउन कर ले. हाँ, किसी को कोई डाउट आता है तो वो डाउट भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि सर जी ये डाउट आ रहा है हमें. ठीक है, तो मैं आपका डाउट भी ले लूंगा अभी, कि किसी को समझ में ना आया हो, किसी को दोबारा रिवाइज करवाना हो, कुछ भी. ठीक है, तो सभी बच्चे अपनी अटेंडेंस दोबारा से बोलेंगे अभी. फटाफट से अटेंडेंस बोल दो. जिन बच्चों ने पहले बोल रखी थी उनको छोड़ के अब बोलो भाई दोबारा, जो बच्चे लाइव हैं. दमनजीत कौर, ठीक है, 12C. गुरलीन बाजवा, साहिलप्रीत सिंह, मंजू चौधरी, स्माइल यानी कि ये तनीषा है ना मेरे ख्याल से. हाँ, तरन है या तनीषा है. स्माइल अपना नाम भेजना बेटा. हरसिमरन कौर, अमृतपाल, गीतांशी सिंह, सार्थक महाजन, जानवी सहोता, गुरलीन कौर, मनिंदर सिंह, इमनंदन प्रीत कौर, राधेश शर्मा, मनजोत कौर, हरजोवन, जसलीन कौर, गुरलीन सैनी, ऐश, नवरूप, मनरीत कौर. हाँ, तनीषा है, तनीषा. ठीक है. हर्षिता, आशप्रीत कौर, 12C. गौरी ठाकुर, मनजोत कौर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया. हाँ जी, अटेंडेंस लगवाते जाओ बेटा. हर्षित शारदा, शोभित मदान, दानिश, हरसिमरन कौर, फटाफट से अटेंडेंस लगवाते जाओ बच्चों. जिन की अटेंडेंस रहती है बेटा फटाफट से अटेंडेंस लगवा लो. गगन सैनी, प्रशांत शर्मा, गुरलीन बाजवा, हरमनप्रीत कौर,
हरमनप्रीत कौर के बाद आश्रय नंदा, प्रभजोत, उसके बाद हाँ जी लग गई अटेंडेंस सभी की। अगर कोई बच्चा अब भी बीच में आ जाता है तो अपनी अटेंडेंस बोल सकता है, दरवाजे खुले हैं, आप कभी भी अपनी अटेंडेंस मार्क करवा सकते हो। देखो बच्चों अब मैं स्टार्ट करने वाला हूं लेंस मेकर फॉर्मूला। देखो भाई लेंसेज बनाए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए। कोई किसी पर्पस के लिए लेंस बना है, कोई किसी पर्पस के लिए लेंस बना है। तो वो डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए जो लेंसेज बनाए जाते हैं वो किस बात को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं, उसकी फोकल लेंथ, उनके रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सारी की सारी बातें ध्यान रखी जाती हैं। संजना शर्मा, ठीक है बेटा आपकी अटेंडेंस लग गई। संजना के बाद भी कोई आया है? नहीं। तो बेटा हमारा जो कॉन्सेप्ट है आज के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं मैंने कहा था आप लोगों से कि आप प्रिपेयर करेंगे रिफ्रैक्शन को। तो कितने बच्चों ने प्रिपेयर किया था मैं कमेंट बॉक्स में जाके पूछने वाला हूं अभी थोड़ी देर में, लेकिन पहले मैं एक डायग्राम बना देता हूं, उस डायग्राम के बाद मैं सारी की सारी बातें करूंगा। मैं डबल कॉन्वेक्स लेंस लेने वाला हूं। यहां पे जो मैं लेंस लूंगा उसी के लिए मैं लेंस मेकर फॉर्मूला बनाऊंगा। आप कॉन्वेक्स के लिए भी बना सकते हो, कॉनकेव के लिए भी बना सकते हो लेंस मेकर फॉर्मूला। अजम्पशंस वही रहेंगी कि ऑब्जेक्ट आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा, प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई करेगा। यहाँ ऑप्टिकल सेंटर की भी बात होगी, ठीक है, मैं आपको ऑप्टिकल सेंटर के बारे में बताऊंगा और आपको सारे के सारे डिस्टेंसेस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करने हैं। अगर आप इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस ऑफ लाइट चल रहे हैं वैल्यूज आपकी पॉजिटिव रहेंगी, अदरवाइज आपकी वैल्यूज नेगेटिव रहेंगी, ठीक है। और एंगल्स जितने भी बने वो स्मॉल लेने, मतलब आपकी एजम्पशन वही है जो मैंने पीछे आपको बताई थी। मैंने स्टार्टिंग जब करी थी तब भी मैंने कहा था कि बच्चों ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पे आपका जो रिजल्ट है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। हर जगह आप जहां पे भी जाओगे आपके पास कॉन्सेप्ट यही बन के आपके सामने आएगा। चलो अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं और कॉन्सेप्ट पे आते हैं, दैट इज लेंस को बनाने वाला फॉर्मूला, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, मेकर्स फॉर्मूला। मैं इसके डायग्राम पे सबसे पहले काम करूंगा और इसके डायग्राम पे काम करने के बाद मैं सारी बातें करूंगा। मैं जो यहां पे लेंस लेने वाला हूं सबसे पहले इस तरह का लेंस लिया मैंने, ठीक है, और ये है मेरी प्रिंसिपल एक्सिस जो इसका ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है और इसका ऑप्टिकल सेंटर है, इसके इस वर्टेक्स को मिला दो प्रिंसिपल एक्सिस को जहां पे कट करेगा, दैट इज ऑप्टिकल सेंटर सी। अब देखो भाई मेरे पास यहां पे दो सरफेस है, एक x p1 y और एक है मेरे पास x p2 y, यानी कि दो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस से मिलकर बनता है कौन, एक लेंस। यहां पे जो मैंने बनाया एक ऐसा और दूसरा ऐसा, दोनों को मिला दिया, मेरे पास इस तरह का लेंस फॉर्म हो गया। यहाँ पे ये भी स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है और ये भी स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। आप बाहर एयर ले लो और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लो μ1 और एयर को रेयर की तरह ट्रीट कर रहे हैं हम, रेयर मीडियम, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम ले लेते हैं μ2। ये डेंसर मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लेते हैं μ2, डेंसर मीडियम हमने ले लिया, ठीक है भाई बच्चों। अब हमारी जो अजम्पशन है उस पर काम करना स्टार्ट कर दो। हमारी अजम्पशन क्या थी, हमारी अजम्पशन थी कि ऑब्जेक्ट मस्ट बी ए पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड शुड लाई ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। ये बैठा मेरा ऑब्जेक्ट बेचारा और प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई करता है, ठीक है, और एंगल्स जितने भी होने चाहिए वो स्मॉल होने चाहिए। एक तो भाई नॉर्मल इंसिडेंस में लाइट अपने पाथ से डेविएट नहीं होती, ठीक है भाई, नहीं होती, मान लिया आपकी बात।
अब किया हमने ऑब्लिक इंसिडेंस, लेकिन एंगल स्मॉल है भाई, ये बात याद रखना, ठीक है। यहां से एंगल हमने क्या बनाया, स्मॉल। अब यहां पे इंसिडेंस होगा, इंसिडेंस होते ही लाइट अपने पाथ से डेविएट होगी ऐसे, यहां फिर इंसिडेंस होगा, यहां से फिर लाइट अपने पाथ से डेविएट होगी। अगर ये xp2y सरफेस नहीं होता तो लाइट इसी के अलोंग चली जाती और प्रिंसिपल एक्सिस को जहां पे मिलती वहां फाइनल इमेज बन जाती, दैट इज से I1। ये आपकी इमेज बन जाती भाई अगर xp2y नहीं होता। अब है तो सही ना, बैठा तो है ही, तो बैठा है तो अब आपकी रह गई इसके अलोंग, और इसके अलोंग जाके प्रिंसिपल एक्सिस को जहां पे मिली वहां पे हमारी क्या बनी, फाइनल इमेज बनी I। ठीक है, अब मेरे को रिफ्रैक्शन स्टडी करना है यहां पे। अब मेरे को रिफ्रैक्शन कैसे स्टडी करना है कि मैं इस लेंस के अंदर गया और फिर इस लेंस से बाहर भी आया। अब बाहर आया तो रिफ्रैक्शन फिनोमेना को मैंने कैसे ऑब्जर्व किया, जब मैं इस लेंस के अंदर गया तो मैंने किस तरह से ऑब्जर्व किया। ऑल दीज थिंग्स वी हैव टू स्टडी इन दिस लेक्चर। ठीक है, तो अपनी बात को ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हम। ऑब्जेक्ट का ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का ऑप्टिकल सेंटर से जो डिस्टेंस होगा दैट वी हैव टू टेकन एज u, दैट आई एम गोइंग टू टेक एज u। इमेज का डिस्टेंस जो हमारी सही से इमेज है दैट इज आई एम गोइंग टू टेक दैट इज v, दैट इज v। एंड ये आपके पास I1 के लिए ले रहा हूं v1, ठीक है, v1, ठीक है। xp1y का रेडियस ऑफ कर्वेचर हम ले रहे हैं r1 और xp2y का रेडियस ऑफ कर्वेचर हम ले रहे हैं r2। ये बात आप याद रखिए बच्चों, इन्हीं बातों के साथ हमें डील करना है, ये हमारी बहुत ही स्पेशल बातें हैं। तो सबसे पहला मेरे पास दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस हैं, एक xp1y और दूसरा xp2y। ध्यान से देखिए xp1y को, xp1y को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का चेहरा निकल के आएगा xp1y। ठीक है, तो xp1y के लिए थोड़ा सा इधर ले लेता हूं इस तरह से। ये देखिए xp1y मैंने बाहर निकाल लिया, xp1 और y, और ये है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, इसके अंदर यहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2 और बाहर μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। हमारा ऑब्जेक्ट कैसा था, पॉइंट ऑब्जेक्ट था, प्रिंसिपल एक्सिस पे बैठा था। ये है हमारा p1। ठीक है, ये हमारे पास है p1। अब देखो बच्चों, हम इस सरफेस के साथ डील कर रहे हैं xp1y के साथ। ओ से रे चली और ऐसे गई, यहां पे स्ट्राइक करी, जहां पे स्ट्राइक करती है वहां पे नॉर्मल ड्रॉप करते हैं हम यूजुअली, तो आज भी हमें नॉर्मली ड्रॉप करना पड़ेगा ऐसे। जहां नॉर्मल मिलता है वो होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, दैट इज C1। और अगर आगे सरफेस नहीं होता तो ये कहां पे मिलती, I1 पे, तो I1 पे मिला दो, I1 पे फाइनल इमेज बना दो, I1 पे फाइनल इमेज बना दो, दिस इज I1, है ना। अब आपको पता है OP1 या OC के नियरली इक्वल है, दैट इज इक्वल टू U P1 I1, आपको क्या लेना है, V1। अब चलो काम करना स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास एक टारगेट आ चुका है कि मुझे रिफ्रैक्शन थ्रू xp1y से डील करना है। ठीक है, मुझे रिफ्रैक्शन को पढ़ना है थ्रू द सरफेस xp1y। इसको स्क्रीनशॉट ले लो इसका आप, और आगे जब मैं आपको बताऊं कि xp2y के साथ कैसे डील करना आपको, तब याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, xp2y डायग्राम को आप इसका डायग्राम से अभी बना के रख लो, क्योंकि बहुत काम आने वाला है ये डायग्राम भी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपना काम। यानी कि मेरे को पढ़ना है रिफ्रैक्शन थ्रू xp1y। मेरे को क्या चीज पढ़नी है, मेरे को पढ़ना है रिफ्रैक्शन थ्रू xp1y, रिफ्रैक्शन थ्रू xp1y।
मैं कहां से कहां जा रहा हूं, मैं रेयर से डेंसर जा रहा हूं, ठीक है। तो अप्लाई कर दो स्नेल्स लॉ एट ए, ये ए है, ठीक है। तो अप्लाई स्नेल्स लॉ एट ए, अप्लाई करेंगे स्नेल्स लॉ ए पे, अप्लाई स्नेल्स लॉ एट ए पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे जी आप। तो इंसिडेंट रे, दिस इज द इंसिडेंट रे, नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो आपने कहा कि μ1 into sin i is equal to μ2 into sin r, हर जगह यही लॉ अप्लाई होता है, यही बात अप्लाई होती है। अब आपने एंगल स्मॉल माने एज एंगल्स आर स्मॉल, सो sin i is nearly equal to i and sin r is nearly equal to r। फटाफट करते हैं, कॉपी मारनी है आपको, ठीक है। तो μ1 into i is equal to μ2 into r, ठीक है। नाउ ड्रॉप द नॉर्मल, ड्रॉप द नॉर्मल फ्रॉम ए ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। आपको नॉर्मल ड्रॉप करना है यहां से, ये आपने नॉर्मल ड्रॉप कर दिया m। अब आप ऑब्जेक्ट के लिए एंगल मानते हो अल्फा, इमेज के लिए एंगल मानते हो बीटा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए हमेशा गामा। तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू बता दो आप। अल्फा इज am अपॉन mo, बीटा इज am अपॉन m i1, और गामा इज am अपॉन m c1। भाई पीछे का कॉन्सेप्ट कॉपी कर रहा हूं बच्चों, कोई डाउट नहीं है इसमें, ठीक है। और धड़ाले से कॉपी मार रहा हूं, ठीक है, देखते जाना आप बस। अब देखो सम ऑफ टू इंटीरियर्स एंड एज सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर ऑपोजिट एंगल, ऑपोजिट एंगल। अब आई को देखो ध्यान से, आई की आर्क को पीछे बढ़ा लो, ये यहां पे मिलती है O पे, एक मिलती है C1 पे। तो इन ट्राइंगल AOC1, एन ट्राइंगल AOC1, AOC1 को देखो तो अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या आ गया, आई, ठीक है। अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू आई आ गया। और अब निकालना है आर के लिए, तो आर की आर्क को देखो ध्यान से, इसको पीछे बढ़ाओ इस आर्क को, I1 C1 A, इन ट्राइंगल AI1C1, इन ट्राइंगल AI1C1, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल AI1C1। तो R प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा, यानी कि R की वैल्यू आ गई मेरे पास गामा माइनस बीटा, ठीक है। अब I और R की जगह पे वैल्यूज रख दो, ये पुट इन 1, पुट इन 1, पुट इन 1, 1 में पुट करो भाई बच्चों। 1 में जैसे पुट करोगे μ1 into I, तो आपके सामने क्या बनेगा, μ1 into I की वैल्यू है am अपॉन μ1 into I की वैल्यू अल्फा प्लस गामा लिखते हैं पहले, है ना। μ1 into I अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू μ2 into R की वैल्यू है गामा माइनस बीटा, गामा माइनस बीटा। अब वैल्यूज लिख दो भाई, तो μ1 into अल्फा है am अपॉन mo प्लस गामा है am अपॉन mc1 इज इक्वल टू μ2 गामा है am अपॉन m c1 माइनस बीटा है am अपॉन m i1। जो कैंसिल आउट हो रहा है उसे कैंसिल कर दो बिना शर्माए बिना डरे, am 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 am। अब देखो m lies close to p1,
सो MO इज नियरली इक्वल टू P10, जिसको हमने लेना है कितना, जिसकी वैल्यू हमने लेनी है -u, क्योंकि उल्टा चलोगे आप। अच्छा, MC1 इज नियरली इक्वल टू P1C1 दैट इज इक्वल टू R1 प्लस ही लेना है उसे, और P1I1 दैट इज इक्वल टू MI1 दैट इज इक्वल टू P1I1। पहली इमेज बनी है आपके पास, V1 वैल्यू लेनी है उसकी, V1 वैल्यू लेनी है। ये सारी की सारी वैल्यूज आप उठा के पटक दो इसमें, तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी क्या, μ1 1/MO की वैल्यू लेनी है -u, MC1 R1 इज इक्वल टू μ2, ठीक है, μ2 हमारे पास आया 1/MC1, C1 है R1 माइनस MI1 दैट इज V1, ठीक है, दैट इज इक्वल टू V1। तो अब R1 को इकट्ठा कर लो, वही बात करनी है आपको, तो μ1 अपॉन -u, इसको इधर ले आओ, प्लस μ2 अपॉन V1 दैट इज इक्वल टू, यहां से μ2 और यहां से माइनस μ1, μ2 माइनस μ1 इंटू 1/r, इसको मान लो इक्वेशन नंबर कौन सी, 1 तो आपने मान ली थी, इक्वेशन नंबर सेकंड मान। ये हमने रिफ्रैक्शन स्टडी कर लिया जी, ठीक है, XP1 Y सरफेस का, इसको आप नोट कर लो अच्छे तरीके से। और कितने बच्चों को समझ में आ गया, प्लीज गो टू द कमेंट सेक्शन एंड टेल मी, ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में जाइए और मेरे को बताइए। हाँ जी, बहुत से बच्चों की, संजना के बाद हरप्रीत सिंह, मनीषा भारद्वाज, उपविंदर, गुरलीन सैनी, यहां तक समझ में आ गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जानवी साहुता, साहिलप्रीत सिंह, गुरलीन कौर, मंजू चौधरी, मनजोत कौर, दमनजीत, मनिंदर, हेमनंदनप्रीत कौर, सार्थक महाजन, गुरलीन बाजवा, जसलीन कौर, हरसिमरन कौर, अशप्रीत कौर, मनजोत कौर, मनरीत कौर, ऐश, अच्छा, राधेश, बहुत बढ़िया, गीतांशी, गुरलीन सैनी, संजना शर्मा, उपविंदर, दैट्स गुड, नवरूप, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चों, ये तो मैंने जो बातें करी हैं, ये बातें मैंने करी है XP1Y सरफेस के लिए, XP2Y सरफेस भी तो बाकी बचता ना हमारे लिए, तो XP1Y की वैल्यू को सेव कर लो, ठीक है, और XP2Y के साथ डील करना अब हमें। अब मेरा टारगेट क्या है, XP2Y के साथ डील करना। इस इक्वेशन को सेव कर लो, सेव करके रख लो, अच्छा, और अब डील करते हैं किसके साथ, XP2Y के साथ। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 से सेव कर लिया, इसके चारों ओर गार्ड लगा देते हैं हम, ठीक है, एक तकड़ा सा गार्ड लगा देते हैं, गार्ड की ड्यूटी लगा दें इस पे, ये देखो भाई गार्ड लगा दिया हमने, ये लो जी, ये लो जी, हमने इस पे गार्ड लगा दिया, ठीक है, ठीक है जी। अब हमें डील करना है XP2Y के साथ। XP2Y के साथ कैसे डील करेंगे, देखो, पहला सरफेस था मेरा कुछ इस तरह का, अब मेरा सरफेस है किस तरह का, इस तरह का, ठीक है ना, इस तरह का सरफेस है मेरे पास, इस तरह का, ठीक है जी, इस तरह का सरफेस है। और मैं अगर जहां तक जानता हूं, ये अंदर वाला जो था वो डेंसर था, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था μ2, और बाहर वाला रेयर की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है भाई, और यहां से एक रे निकल रही थी ऐसे, जो मिल रही थी कहां पे, I1 पे, जो अब हमारे लिए किसकी तरह काम करेगी, ऑब्जेक्ट की तरह से काम करेगी, जो हमारे लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी। नाउ वी हैव टू ड्रॉप द नॉर्मल फ्रॉम हियर, भाई जहां पे इंसिडेंस हुआ है उसका नॉर्मल ड्रॉप करेंगे वहां पे, तो हमारे पास
ये लो जी नॉर्मल, ये लो जी नॉर्मल। नॉर्मल जहां पे मिला है वो x P2 y का सेंटर ऑफ कर्वेचर है, दैट इज C2, दैट इज C2। अब हमने क्या कहा कि इमेज कहां पे बनी है, इमेज बनी है हमारी यहां पे, दिस इज द फाइनल इमेज। पीछे वाली फोटो को जो मैंने कहा था स्टार्टिंग में डायग्राम बनाया उसको याद कर लो, वो आपको सारी की सारी बातें बता देगी। नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बनाती है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट इज आई। ये पॉइंट आप मान लो बी, है ना, ये पॉइंट आप मान लो बी। अच्छा जी, ठीक है, बी हमने मान लिया। और रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, से दैट इज इक्वल टू आर। नाउ अप्लाई स्नेल्स लॉ एट आर। अप्लाई करो स्नेल्स लॉ। मैं बड़े इजी स्टेप्स लूंगा भाई। ये μ2 है, बाहर का μ1 है ना। तो मैं सीधी बात करता हूं, मैं रिफ्रैक्शन को स्टडी कर रहा हूं। रिफ्रैक्शन एट x P2y, शॉर्टकट चलूंगा बच्चों में। स्नेल्स लॉ अगर अप्लाई करूं मैं b पे तो फिर मेरे पास आएगा μ2 इंटू आई, और बाहर चला जाऊं तो रेयर मीडियम है μ1 इंटू आर। अब आई और आर को कैसे डील कर देते हैं, यहां से एक नॉर्मल ड्रॉप करना है ऐसे, दैट इज बी एम की जगह पे लिख दो एन, बी एन, या एम ही रख लो, अच्छा लगेगा आपको, एम से आप जानकार भी हो। ऑब्जेक्ट का एंगल अल्फा, अब ऑब्जेक्ट कौन है ये, इसका एंगल अल्फा, इमेज कौन है ये बीटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर कौन है ये तो गामा, ठीक है। अब सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर अपोजिट एंगल। आई वाली आर्क को देखो ध्यान से, इसको पीछे बढ़ा के लेके चलो, कहां पे गई, I1 पे गई, इसको पीछे बढ़ा के चलो C2 पे गई, तो ट्रायंगल कौन सी बनी, BC2I1। एन ट्रायंगल BC2I1, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर अपोजिट एंगल, यानी कि यहां से I इज इक्वल टू किसके इक्वल आ रहा है, अल्फा प्लस गामा के इक्वल आ रहा है। अब R को देखो, R वाली आर्क को पीछे बढ़ाओ, यहां इसको पीछे बढ़ाया C2 पे गया, यहां इसको पीछे बढ़ाया I पे गया, तो BC2I, एन ट्रायंगल BC2I, इसमें सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल यानी कि गामा प्लस बीटा इज इक्वल टू आर। अब ये दोनों की दोनों जो वैल्यूज हैं ये यहां रखो, ठीक है ना। पीछे के स्टेप्स आपको अगर याद है तो आपका कॉन्सेप्ट बन जाएगा बच्चों। तो μ1 इनटू आई, आई की वैल्यू है हमारे पास कितनी, अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू μ2 इनटू आर, आर की वैल्यू कितनी है, गामा प्लस बीटा। अब आपको पता है एंगल इज इक्वल टू आर का अपॉन रेडियस होता है, उसी बात को अपना बेस मानो और काम करना शुरू करो। अल्फा μ1 इनटू अल्फा होगा bm आर्क डिवाइड बाय रेडियस m I1 प्लस bm अपॉन m C2 इज इक्वल टू μ2 गामा bm अपॉन m C2 और बीटा bm अपॉन mi, जो कैंसिल हो रहा है पीछे की तरह से कैंसिल करते जाओ। m लाइज क्लोज टू P2, bm 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 bm, m लाइज क्लोज टू P2, so m lies close to P2, so mi1 that is equal to mi1 is P2i1, P2i1 कितना लेना है, v1 लेना है, अच्छा, और mc2 that is equal to P2c2 that is equal to minus of r2, माइनस क्यों लिया क्योंकि अपोजिट चल रहा हूं। m I1 तो आ गया, mi that is equal to P2i that is equal to v के इक्वल लेना है। ये सारी की सारी वैल्यूज यहां पे रख दो। यहां पे रखते ही आपके पास μ1 इंटू 1 अपॉन v1 माइनस कर रहा हूं 1 अपॉन r2 दैट इज इक्वल टू μ2 1 अपॉन P2 C2 इज r2 विद माइनस साइन,
और mi की वैल्यू है v के बराबर 1/v। अब R2 इकट्ठा कर लो भाई, ठीक है। तो आपके पास बचा μ1/v1 इधर आएगा तो माइनस μ2/v दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ μ1 माइनस μ2 इंटू 1/क्या R2 ये आपके पास इक्वेशन बन गई जी, इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करना है, अब आपको V1 खत्म करना है। V1 खत्म करना है तो कैसे खत्म करोगे, 2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दो, बाकी सबको रब कर दो और 2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है जी। 2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करना है, ये 2 और 3 को छोड़ रहा हूं, बाकी सब कुछ रब कर रहा हूं। थोड़ी सी इसकी कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी सी आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, लेकिन अगर स्टेप टू स्टेप चलोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो 2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो μ1/-u, अच्छा, प्लस μ2/v1, माइनस ये करना है तो माइनस μ2/v1 प्लस μ2/v, अच्छा, इज इक्वल टू दोनों में μ1 माइनस μ2, इसको सब्ट्रैक्ट करना है ना, अच्छा, 2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करना है ना, अच्छा, μ2 माइनस μ1 इंटू 1/r माइनस क्या आया μ1 माइनस μ2, ठीक है, 1/r1 था ये और 1/r2, μ1 माइनस μ2 इंटू 1/r2, अच्छा जी। तो जो कट रहा है उसे काट दो, ये कट रहा है, अच्छा, तो यहां से आपके पास आया μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू, इन दोनों में अगर माइनस में अंदर ले जाऊं तो μ2 माइनस μ1 कॉमन है, μ2 माइनस μ1 कॉमन है तो अंदर बचेगा 1/r1 प्लस 1/r2, 1/r1 प्लस हो जाएगा क्योंकि मैं माइनस कॉमन लूंगा ना यहां से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब भाई μ1 से डिवाइड कर दो तो μ2/μ1 इंटू 1/v माइनस μ1 से डिवाइड कर दिया तो माइनस 1/u इज इक्वल टू μ2/μ1 माइनस 1, ठीक है, हर दोनों तरफ μ1 से डिवाइड किया है, इंटू 1/r1 प्लस 1/r2। अब देखो जी, आपने जो काम किया था वो कुछ इस तरह से किया था, आपने जो वर्क किया था ये था आपके पास लेंस, इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 लिया था और μ1 लिया था आपने एयर के लिए, तो μ2 को मान लो म्यू के इक्वल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस और μ1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर जिसकी वैल्यू होती है 1। तो ये μ2/μ1 क्या बन गया मेरा, मैंने यहां से क्या लिया कॉमन, μ1 कॉमन लिया तो फिर μ1 दोनों साइड कट गया, μ2/μ1, ठीक है। ठीक है भाई, तो ठीक है, फिर ये आपके पास म्यू इंटू 1/r1 प्लस 1/r2, 1 माइनस म्यू माइनस 1 μ2 है मेरे मालिक, ये μ1 ही होना चाहिए था, μ1/p, ये यहां से μ1 ही बचना चाहिए था हमारे पास, μ1 ही होना चाहिए था। एक बार आप चेक कर लीजिए इसको, μ1 होगा क्योंकि इसकी कैलकुलेशन थोड़ी लंबी होती है ना, इस करके 1/v माइनस 1/u दैट इज म्यू माइनस 1
इंटू 1/r1 माइनस प्लस होगा क्या। एक बार इसकी कैलकुलेटिव पार्ट को आप चेक कर लो बच्चों, इसका जो इक्वेशन 1 और 2 बनेगी वो दोनों की दोनों इक्वेशन आप चेक कर लेना, और आपके पास रिजल्ट कुछ इस तरह का आना चाहिए कि 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, 1/r1 माइनस 1/r2, ये आपकी इक्वेशन बननी चाहिए। ठीक है, हमने जो सेकेंड इक्वेशन बनाई है वो कुछ ज़्यादा ही जल्दी से बना दी, तो आप उस इक्वेशन को चेक करेंगे और मुझे बता देंगे कि रिजल्ट आपके सामने क्या आएगा। लेंस मेकर फॉर्मूला का रिजल्ट आना चाहिए 1/v माइनस 1/u दैट इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, तो 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, ये रिजल्ट आना चाहिए भाई बच्चों आपका। 1/f जो हमारा यहां से आ रहा है दैट इज म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, ये रिजल्ट बनना चाहिए। तो सेकेंड इक्वेशन जो थी उसको आप चेक कर लीजिए, उसके स्टेप्स आप चेक कर लीजिए, बस बाकी बिल्कुल हमने एक्यूरेट वर्क किया है, हमारा वर्क में हमें कोई भी हमारी प्रॉब्लम नहीं है। तो बच्चों ये बात ध्यान रखिए कि आप जो लास्ट जो वर्क था ना, हमने सेकेंड सरफेस जो लिया था उसके साइन कन्वेंशन चेक कर लेना, बस हमने छोटी सी कोई नहीं कहीं ना कहीं गलती करी है, वो गलती आप लोगों को ढूंढ लेनी है और आपको ढूंढ के हमें बता देनी है। तो इसी के साथ ये रिजल्ट बनेगा। देखो यहां तक हमारी बातें ठीक आ जाती है क्योंकि हमने म्यू1 म्यू2 में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। ठीक है, अगर फिर भी आपको समझ में ना आए तो कल की जो क्लास रहेगी हमारी, हम स्टार्टिंग इसी से करेंगे, इसके एक्सप्लेनेशन से। तो मिलते हैं बच्चों कल नेक्स्ट क्लास में और एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, न्यूमेरिकल्स के साथ। ठीक है, तो तब तक के लिए सभी बच्चों को हमारी तरफ से नमस्कार। ठीक है जी।